So beta, let us begin with our revision work ahead. Keep it with you beta, यही रहने दो. We are to have the topics revised as per our previous discussion. We will be marching ahead with beta. Next point of our discussion, AC applied to a pure resistor, then to a pure inductor, then to a pure capacitor, and then finally we will be marching towards LCR series circuit and all that beta. So let us say beta, alternating current or AC applied to a pure resistor. Now beta, in the case of the pure resistor, how our resistance will behave in order to have the relationship between your current and voltage at a particular frequency. Imagine that beta, here we have the pure resistor R. इस प्योर resistor R के क्रॉस बेटा let us apply this AC signal in this manner बेटा. आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने बेटे एसी वोल्टेज और करंट्स की बात की थी काफी डिटेल में. अगर आपको इधर से विजिबल नहीं, यू कैन कम टू दिस साइड बेटा. दिस इज योर अल्टरनेटिंग करंट अप्लाइड. एसी वोल्टेज बेटा जो है दिस इज ई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी. ई आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज बेटा, ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ओमेगा आपका बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी जो है उसको आपको रिलेट करके सर्किट में इंडिकेट कर देता है. नाउ बेटा वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट आई जो होगा इट विल बी इक्वल टू ई अपॉन आर. आई जनरली वी अपॉन आर लिया करते हैं, तो इन प्लेस ऑफ वी आर हैविंग दिस ई अप्लाइड वोल्टेज, रादर अप्लाइड एसी वोल्टेज बेटा. सो वी विल हैव बेटा ई नॉट into sine of omega t divided by r beta. This is your beta peak voltage divided by resistance, that is v upon r. उस फॉर्म में आ जाएगा. It will give you beta I naught. So this is I naught sine omega t beta. ये चीज बनेगी. Now beta, in order to have the comparison for these two equations, it is quite evident that बेटे करंट और वोल्टेज इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है. इनिशियल फेज इसका ओमेगा टी है, इसका भी फेज ओमेगा टी है. इनके बीच में बेटे नो फेज डिफरेंस एग्जिस्ट्स बेटा. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप अपने प्योर रेजिस्टर को एक एसी अप्लाई कर दोगे, एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दोगे, तो प्योर रेजिस्टर में जो आपका वोल्टेज और करंट होगा उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा. दे विल बी इन फेज. एंड मोरओवर बेटा अगर मैं बात कर लूं बेटे यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है. रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी में अगर ग्राफ ड्रॉ करने की बात की जाए, along the x-axis if I take this frequency and along the y-axis if I take this resistance beta, resistance of this resistor rather, तो जो रेजिस्टेंस इस रेजिस्टर का है वो फ्रीक्वेंसी के साथ बदलता नहीं है, वेरी नहीं करता है. और आपका जो ग्राफ है इट विल टर्न आउट टू बी स्ट्रेट लाइन बेटे. इट इंडिकेट्स दैट बेटा आप अपने एसी सोर्स की, एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को जितना मर्जी चेंज करते चले जाइए, आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. सो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं. एक तो ये है कि जब आप प्योर रेजिस्टर को एसी अप्लाई कर देते हो, वोल्टेज और करंट इन फेज हैं. सेकेंडली आपका रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है. एक चीज और हम बेटे डिस्कस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फेजर डायग्राम बेटा. आप अगर इस केस में बेटे कुछ इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस इमेजिन कर लीजिए, कंसिडर कर लीजिए. एंड हियर इमेजिन दैट बेटा दिस इज योर ई
एंड हेयर दिस इज योर आई। ये दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनका इनिशियल फेज ओमेगा टी के बराबर का है। अगर आप इनकी पीक वैल्यूज की बात करते हो तो ये पीक वैल्यूज आपको ई नॉट और आई नॉट, अगर आप इन एक्सिस पे ई ले लोगे, इन एक्सिस पे अगर आप आई ले लोगे, तो आपको इनकी पीक वैल्यूज, इनका जो प्रोजेक्शन है वो इंडिकेट कर देगा। तो यहाँ पे दिस एंगल जो है, इट इज फॉर दिस फेज विच इज द एसी सोर्स इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट हैविंग एट द स्टार्टिंग टाइम और इनिशियल फेज, यू मे आल्सो कॉल इट बेटा। So this is our beta AC applied to a pure resistor beta. Now beta before we begin with beta, इसमें कोई आपको लगता है पॉइंट तो आप पूछ लीजिए। चलिए आगे, डायग्राम रब कर दूं पहले बेटा मैं। अब बेटे प्योर रेजिस्टर को छोड़ दीजिए, आई एम कमिंग टू द केस ऑफ ए प्योर इंडक्टर बेटे। लेट अस फोकस अपॉन द केस ऑफ ए प्योर इंडक्टर बेटा। जब आप अपना एसी जो है किसी प्योर इंडक्टर को अप्लाई कर दोगे बेटा, इंडक्टर, एंड इंडक्टर में ये देखिए आपके पास आपके इंडक्टर का इंडक्टेंस, आप इसको L जनरली बोला करते हो। आपने रेजिस्टर को इस इंडक्टर के साथ बेटे रिप्लेस कर दिया। आप लोगों ने बेटा फ्यू डेज बैक सेल्फ इंडक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसमें एक टर्म आया था बैक ईएमएफ। जब भी हम बेटे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को या एसी के सोर्स को अप्लाई करेंगे, आपका इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, आपने इस एसी सोर्स की ईएमएफ ई अप्लाई कर रखी है अगर, तो आपका ये जो इंडक्टर है बेटा, इस इंडक्टर में एक बैक डायरेक्शन में ईएमएफ डेवलप होगा, दैट इज माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। दिस इज द बैक ईएमएफ। अब बेटे बड़े ही ध्यान से देखिएगा, आप अगर ये चाहते हो कि आपका जो करंट है दैट शुड रिमेन वेल मेंटेन्ड अक्रॉस दिस इंडक्टर, तो आपका जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ है दैट मस्ट एट लीस्ट पोजेस दिस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन द फॉर्म ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स। इन सिंपल वर्ड्स बेटा, कम से कम आपका जो एक्सटर्नल ईएमएफ है इसके बराबर जरूर होना चाहिए, ताकि स्टेडी करंट आपका फ्लो होता रहे। सो बेटा आपका जो एक्सटर्नल ईएमएफ है आपने जो अप्लाई कर रखा है, इसकी वैल्यू L इंटू डी आई अपॉन डी टी के बराबर मिनिमम जरूर चाहिए बेटा। नाउ ये आपका जो ईएमएफ है इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी ये कह चुके हैं, दिस इज इक्वल टू ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो आई विल राइट ई एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, और इसकी प्लेस पे आप बेटे ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, दिस इज एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। एल को आप इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, डी आई अपॉन डी टी, दिस इज ई नॉट अपॉन एल, एंड ऑफ कोर्स साइन ओमेगा टी, इट विल बी द टर्म अलोंग विद इट। डी टी को राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, दिस इज ई नॉट अपॉन एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी कर देते हैं बेटा। हमें डी आई नहीं चाहिए, हमें आई चाहिए। मैक्सिमम या टोटल करंट आप कह लो वो रिक्वायर्ड है, एंड फॉर दैट वी विल बी इंटीग्रेटिंग दिस रिजल्ट ई नॉट अपॉन एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी कर देंगे बेटा। ये साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल हमें परफॉर्म करके लिखना पड़ेगा। इंटीग्रल ऑफ डी आई इट विल बी इक्वल टू योर आई ई नॉट अपॉन एल, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इट कैन बी कांस्टेंट इन इंटीग्रेशन, इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, इट इज एज सच बेटा। इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी बेटे हमारा क्या होता है, इट इज माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। बहुत बढ़िया बेटा। आई दिस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये कर दूं ऐसे में फिर, एंड इट विल बी इक्वल टू बेटे कॉस ऑफ ओमेगा टी। इस साइन को और इस कोसाइन को, इन दोनों को मैं एडजस्ट कर रहा हूं, इट विल बी ई नॉट अपॉन
ओमेगा इंटू एल, इसको आप साइन ऑफ π/2 सॉरी ओमेगा माइनस π/2 करके लिख सकते हो, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2 बेटा। और ये डिनोमिनेटर में जो टर्म आ गई है ओमेगा इंटू एल, वी कैन कॉल दिस एज इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट बेटा। दैट इज आई, दिस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2 बेटा। और आप इस रिजल्ट को फर्दर इलेबोरेट कर सकते हैं, ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस की फॉर्म है। आप इसको बेटे आई नॉट लिख दोगे, दिस इज आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2 बेटा। ये आपके पास बेटे कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है ये बन जाएगा। नाउ एक बार फिर से अगर हम कंपैरिजन करके देखें इस रिजल्ट का और इस रिजल्ट का, तो ये क्लियर हो जाता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट में जो फ्लो हो रहा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे पीछे चल रहा है। वोल्टेज 90 डिग्री अहेड है, करंट 90 डिग्री पीछे है, लैग कर रहा है, स्पेशली इन द केस ऑफ प्योर रेजिस्टर। सो हमेशा याद रखिए, जब जब आप अपने प्योर इंडक्टर के अक्रॉस कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट या सप्लाई लगाओगे एसी का, तो उस केस में आपका वोल्टेज आगे चलेगा, करंट उससे 90 डिग्री पीछे रहेगा हमेशा। और इस चीज को आप ग्राफिकली डिपिक्ट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। लेट अस फोकस अपॉन कि हम फेजर डायग्राम कैसा बना सकते हैं इस केस में। ये आप अपने एक्सिस कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, समथिंग लाइक दिस बेटा। ये आपका ये कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस है। इनिशियल फेज बेटे दोनों का ओमेगा टी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द इनिशियल फेज ओमेगा टी। अब क्योंकि आपका करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, करंट आप इसको बोल दीजिए लेट इट बी आई, और इससे 90 डिग्री अहेड आप अपना वोल्टेज जो है ये इंडिकेट कर सकते हो कि ये आपका वोल्टेज है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इनिशियली दोनों का फेज ओमेगा टी था, लेकिन अब क्या हुआ है कि आपका जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री अहेड है, या करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। सो वी में इंटीमेट इन दिस केस बेटा इन दिस फॉर्म ग्राफिकली। एक और चीज बेटे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज बेटे रिलेटेड टू योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेट अस फोकस अपॉन दैट बेटा। एक्स एल की बात कर रहे थे हम बेटे, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे थे। यू में सी ऑन दिस साइड ऑफ द बोर्ड एक्सएल आपका जो है दिस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल है। ओमेगा इट कैन बी रिटन एज 2 पाई इंटू न्यू इंटू एल बेटा। आप यहां पे देखिए सीधा सीधा आपका जो एक्सएल है ये फ्रीक्वेंसी न्यू पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी सर्किट में एसी की, तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज होता चला जाएगा। हमारा सर्किट कैसा है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टर ही है, बाकी कुछ नहीं हमने लगाया हुआ। सो अगर मैं ग्राफ बच्चों प्लॉट कर लूं और एक्स एक्सिस पे मैं फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर लूं और वाई एक्सिस पे मैं एक्स एल ले लूं, तो आपका डायरेक्ट डिपेंडेंस कुछ इस तरीके से बेटे हम डिपिक्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये बढ़ रहा है। सो इन दिस मैनर आप अपने इंडक्टर को बेटा फुली एंड फाइनली डिस्कस कर सकते हैं। सो एक बार फिर से बेटे ब्रीफली देख लीजिए, इसमें हमने किया कुछ ज्यादा मेजर कोई चेंजेस की नहीं है। आपका इंडक्टर का जो रिजल्ट था, इंडक्टर के रिजल्ट को आपने आउटर ईएमएफ के साथ कंपेयर करके जस्ट इसको बेटे इंटीग्रेट किया है, और जो भी आपकी इंटीग्रेशन की टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा आपने मैनेज करके इस फॉर्म में इस रिजल्ट को अमेंड कर दिया है। क्लियर बेटा? कोई पॉइंट आपका पूछने वाला हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज चलें फिर आगे बेटा। चलें जी। इसके बाद बेटे हमारे पास फिर बात आ जाती है एसी अप्लाइड टू ए प्योर कैपेसिटर बेटे। आइए देखें कैपेसिटर का केस कैसा है। कैपेसिटर के केस में जब आप एसी अप्लाई करोगे तो आपको किस तरीके से आपका जो रिजल्ट है ये मिल जाएगा बेटा। लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटे। एसी अप्लाइड टू ए प्योर
कैपेसिटर बेटे, AC applied to a pure capacitor। बेटा प्योर कैपेसिटर आपके पास इस तरीके का सर्किट सेटअप हो जाएगा। लेट इट बी द कैपेसिटर वी आर मेकिंग यूज इन दिस सर्किट विद द कैपेसिटी C बेटा। और आपने इस कैपेसिटर के साथ यहाँ पे एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ AC अप्लाई कर रखा है कुछ इस तरीके से। और आपका जो E है इट इज डेफिनेटली इक्वल टू E नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। इसमें तो कोई चेंज है नहीं बेटा। अब हम बेटे क्या करेंगे कि इस EMF को, इस कैपेसिटर को हम बेटे इस फॉर्म में C इज इक्वल टू Q अपॉन E इस फॉर्म में लिखा करते हैं। और Q जो होगा दैट विल बी इक्वल टू C इंटू E। Q इज इक्वल टू C E नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब आप बेटे इसका इक्वेशन का अगर डेरिवेटिव ले लेते हैं, वी विल से दैट I this is equal to dq upon dt, just taking the derivative of this equation because we know that rate of flow of charge is nothing but current. So I it will be equal to बेटे जब आप इसका डेरिवेटिव ले लोगे it will be equal to C E naught derivative of sin omega t, this is cos omega t, and of course an additional term omega with it beta. Let us further rewrite this equation. It will be E naught upon 1 by omega into C. It can be written like this into cos of omega t beta. थोड़ा सा इस टर्म को अगेन रीअरेंज कर लीजिए। I जो होगा आपका it will be equal to बेटे E naught upon XC, इसको कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कह देते हैं, इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी बेटे। ये चीज जो आपकी है, ये वाली चीज वोल्टेज अपॉन कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, ये आपको बेटे करंट दे देगा I नॉट इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। हम इस रिजल्ट को कॉस ऑफ ओमेगा टी फॉर्म में नहीं चाहते बिकॉज आपका ये साइन फॉर्म में रिजल्ट है। तो वी विल से दैट I जो है दिस इज इक्वल टू I नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये फॉर्म आपका रिजल्ट जो है ये ले लेगा। अब बच्चों जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे दोनों इक्वेशंस का, वी विल से दैट बेटा करंट जो आपका है ये आप चेक कर सकते हैं वोल्टेज से 90 डिग्री अहेड चल रहा है। सो वी विल से दैट बेटा करंट जो है इस केस में करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल 90 डिग्री और पाई बाई 2 बेटा। थोड़ा और अगर हम अपने रिजल्ट को बेटे डिस्कस करके देखें, जो हमने कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस यहाँ पे बेटे बात की है एक्स सी के बारे में, इसको एनालाइज करके देखें। बिफोर दैट बेटे लेट मी वंस अगेन रिपीट दीज ऑल स्टेप्स बेटा। कैपेसिटर, सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये अप्लाइड वोल्टेज साइन फॉर्म में आपका सी क्यू अपॉन ई होता है, दिस इज वेल नोन टू अस। आप ई को इस तरफ ले गए, क्यू इज इक्वल टू सी इनटू ई बन गया, और ई को आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया ई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखो बच्चों आपका जो करंट है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हुआ करता है, आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, दिस इज द डेरिवेटिव टर्म बेटा। ओमेगा इनटू सी ये आपका न्यूमिनेटर में ही है, लेकिन इसको मैंने 1 अपॉन ओमेगा सी करके लिख दिया। एक तरीका है लिखने का, जस्ट बिकॉज वी नो दैट कि ये आपका कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस के बराबर आने वाला है। सो ये पूरी टर्म जो है आपकी 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको हमने एक्स सी लिखा, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस लिख दिया। तो ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस जो है दिस विल गिव यू द इलेक्ट्रिक करंट आई। तो ये क्योंकि आपका पीक वैल्यू है, this is again the peak value, it is I naught. So in this manner we will, when comparing this equation with this equation, we see that ये cos वाली टर्म है, ये sin वाली टर्म है, हमें इसको भी ज्योमेट्रिकल
वे में चेंज करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल वे में, सॉरी। सो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये चीज बन गई। नाउ यू कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस बेटा, और देख लीजिए यहाँ पे आपका करंट जो है ये वोल्टेज से 90 डिग्री आगे हो गया है, अहेड हो गया है। और इसी चीज को आप ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं बेटा? लेट अस फोकस अपॉन दिस पार्ट आल्सो। इस केस में अगर हम बेटा अपने दोनों तरफ वाले जो एक्सिस हैं जिनकी हम ऑलरेडी बात कर रहे थे प्रीवियस केस में, लेट अस टेक दैट टू बी ऑफ दिस फॉर्म इन दिस मैनर। आपका इनिशियल फेज दोनों का जो है दिस इज ऑब्वियसली ओमेगा टी, एंड इस केस में आपका करंट लीड कर रहा है। यू विल से दैट आपका जो करंट है इट इज ahead of the voltage by 90 degree. This is pi by 2 angle, and this is for E and this is for your I beta. So in this manner आप इसको भी डिस्कस कर सकते हो। And a little bit more discussion regarding your XC is required. Yes बेटा, हाँ जी, मैग्नीट्यूड वाइज हम कह रहे हैं ना बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज इन दोनों में 90 डिग्री का फर्क आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आप कॉस ऑफ एंगल थीटा कहते हो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा माइनस 90 डिग्री। क्वाड्रेंट्स को साथ में कंसिडर कर लेते हैं हम, 1 2 3 4। जस्ट हैव ए रीलुक ऑन दैट आइडिया, आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। एक्स सी दिस वन बेटा, इसके बारे में ब्रीफली जरा बात करके देखें। एक्स सी क्या है और ये बेटा फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंडेंट है। लेट अस बेटे वर्क दिस आउट आल्सो, बिकॉज सीबीएसई ने बहुत बार इस ग्राफिकल वेरिएशन को 2 मार्क्स में या 1 मार्क में पूछा है। जैसे आपका एक्स एल का था एक सेट में आपको एक्स सी का बहुत बार पूछा गया है। सो लेट अस हैव दिस एक्स सी बेटा, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस बेटा। ये आपका 1 अपॉन ओमेगा सी को आपने एक्स सी बोला था, एक्स सी इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई न्यू इनटू सी, एंड एक्स सी जो है इट इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस जो है दैट विल डिक्रीज, inverse dependence. Now beta, in order to have this graphically depicted, we can say that if we take frequency along this axis, xc along this axis, inverse single power dependence is beta indicated in this manner. So this is how our capacitative reactance is going to vary as a function of the frequency of the source applied as an external source beta. नाउ तीनों हमने बेटे इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली डिस्कस कर लिए हैं। जब भी आप एलसीआर सीरीज सर्किट की बात करते हो आप इन तीनों को क्लब कर देते हो और इनमें कुछ भी नहीं खास। और एलसीआर सीरीज सर्किट का जो क्वेश्चन है आपको स्पेशली रिगार्डिंग द रेजोनेंस कंडीशन वो जरूर पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन ना आ जाए तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर आ जाता है। सो वी आर टू have that LCR series circuit as such along with the resonance condition। तो ये उसके लिए बैकग्राउंड नॉलेज की तरह वर्क करेगा। आपने जैसे इंडिविजुअली रेजिस्टर भी पढ़ लिया, इंडिविजुअली इंडक्टर भी पढ़ लिया, कैपेसिटर भी पढ़ लिया, अब आप तीनों को एक ही सर्किट में क्लब कर रहे हो, सीरीज में अटैच कर रहे हो। एंड लेट अस सी बेटे व्हाट हैपेंस व्हेन वी अप्लाई एसी टू सच ए कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ योर एल C and R in the series manner beta. So let us have beta our LCR series circuit जब हम इसको बेटे कोई एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेट अस डिस्कस दिस बेटे। LCR सीरीज सर्किट बेटा, तीनों कंपोनेंट्स आपने बेटे कनेक्ट कर रखे हैं। इंडक्टर आपने कनेक्ट कर रखा है जैसे आपने लिखा है जिस ऑर्डर में,
साथ ही साथ आपने कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है, एंड हियर वी हैव द प्योर रेजिस्टर बेटे। इनको आपने एंड टू एंड एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, एंड हियर वी हैव दिस EMF applied across this combination in this manner बेटा। ये आपने अप्लाई किया, EMF जो आपने अप्लाई किया है, दिस इज E नॉट sin omega t, and here we have a voltage applied across the inductor, and here we have voltage applied across the capacitor, and here we have the voltage applied across the pure resistor beta, and these are the components of our circuit as indicated। जब भी आप अप्लाई करोगे एसी वोल्टेज को अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, तो बेटे देखो आपका जो इंडक्टर है, इंडक्टर में वोल्टेज आपका आगे है, VL आपका आगे है, और करंट आपका जो है दैट इज लैगिंग बिहाइंड, करंट आपका पीछे चल रहा है। लेकिन जब आप कैपेसिटर की बात कर रहे हो, इन द केस ऑफ द कैपेसिटर, आपका बेटे जो फर्दर मोर करंट है ये आगे है, लेकिन वोल्टेज जो है ये पीछे है, V C एंड लेट इट बी I। और आप इसको ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं आपने ऐसे ही शो करना है। अगर आप I की डायरेक्शन को फिक्स कर रहे हो ना, तो आप I अपना जो है लेट इट बी अलोंग दिस लाइन ओनली, और आपका वोल्टेज जो है दैट इज बेटा लैगिंग बिहाइंड एट 90 डिग्री। दिस may be rather the perfect way to have this figure reveal its different characters beta। then beta प्योर रेजिस्टर, जिस तरफ आपका ये वोल्टेज है उसी तरफ आपका करंट भी है, इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। सो इन दिस मैनर इन तीनों आपके जो ये फेजर डायग्राम्स हैं इनको क्लब कर लेंगे, क्लब करने के बाद हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा बेटा। सो आइए देखें कि किस तरीके से हम इसको डिपिक्ट कर सकते हैं। फॉर दैट इमेजिन दैट बेटा these are the vertical axis we are considering as such, and here we have this as the horizontal axis बेटे। ये वाले एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हमने बेटा अपना VR जो है ये कंसिडर कर रखा है, वोल्टेज अक्रॉस द प्योर रेजिस्टर। और आप जानते हैं आपका जो XL है या VL है ये करंट से अहेड होता है, रेजिस्टर के अक्रॉस आपका करंट भी इधर ही होगा। ये चीज को मैंने यहां डिपिक्ट कर दिया इस तरीके से। और आपका इंडक्टर जो है, इंडक्टर में वोल्टेज इस तरफ है, करंट इस तरफ है, 90 डिग्री का दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ये चीज। देन इट इज द टर्न ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में आप बेटे क्या कर लोगे कि आप जो है आपका करंट ये ऑलरेडी अहेड है, एंड लेट इट बी यूर बेटा VC। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपका VL और VC ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं एक दूसरे के, और ये देखने में मैग्नीट्यूड वाइज कम लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है। इतना पार्ट आप इसमें से माइनस कर दीजिए, दिस विल गिव यू बेटे अप टू दिस पॉइंट BL माइनस VC आपको यहां पे ये मिल जाएगा। लेट इट बी द ओरिजिन, एंड देन आप बेटे इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, ये जो आपके दोनों हैं, इनका रिजल्टेंट वर्कआउट कर लोगे। दिस विल गिव यू बेटा रिजल्टेंट वोल्टेज, एंड लेट अस इमेजिन दैट दिस इज माय रिजल्टेंट वोल्टेज E, और E विल बी इक्वल टू दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं, VL माइनस VC A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस ऑफ एंगल 90। कॉस 90 0 दे देगा, वो टर्म मैंने लिखी नहीं है बेटा। E इट विल बी इक्वल टू VL, VL आपका जो है बेटा I इंटू XL, I इंटू XC कंप्लीट स्क्वायर, I इंटू R, V आपका IR सिंपली होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, एंड इट मे बी रिटन इन दिस मैनर बेटा।
आई स्केयर यहाँ पे भी है, इन दोनों में भी है. इट कैन बी टेकन आउट एज वेल एज इट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द स्केयर रूट टर्म आल्सो बेटा. जब आप इसको इस सेटअप से और स्केयर रूट से बाहर मैनेज कर लेंगे, आपके पास रिजल्ट कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा बेटा, दैट ई आपका जो वोल्टेज है, दिस इज ई इज इक्वल टू आई, स्केयर रूट में आपके पास जो टर्म बच गई है एक्स एल माइनस एक्स सी इसका स्केयर प्लस आर का स्केयर. इस चीज को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करिए. ई अपॉन आई दिस इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी इसका कंप्लीट स्केयर प्लस आर का स्केयर. दिस टर्म इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट जेड. इसको जेड बोलते हैं, इम्पीडेंस कहलाता है ये. एंड इट इज इक्वल टू योर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्केयर प्लस आर का स्केयर ऑल अंडर द रूट बेटा. इसको चीज को आप कुछ इस तरीके से भी बेटा लिख सकते हो. लेट मी राइट दैट आल्सो बेटा. इस केस में हमारे पास z जो है एक्स एल आपका ओमेगा एल, इट इज ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इसका कंप्लीट स्केयर प्लस आर स्केयर, और ये सारा आपका अंडर द रूट. ये आपको बेटे आपका इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट जो है ये दे देता है. आपने अभी अभी कंसोलिडेटेड फेजर डायग्राम बनाया था, तीनों को क्लब करके बनाया था. ये वाला जो थोड़ा फेंट दिख रहा है आपको, इसमें अगर मैं बेटे ये वाला एंगल जो मेरा था, ये रिजल्टेंट ईएमएफ था, ये आपका करंट था, ये वाले एंगल को अगर मैं फाई बोल देता हूं, तो ये मेरे पास बेटे टेंजेंट ऑफ एंगल फाई जो होगा, ये बेटे ये वाला और ये वाला इन साइड्स को डिवाइड करके मिल जाएगा. ये साइड मेरे पास थी VL माइनस VC, सो आई मे राइट इट एज VL माइनस VC, और दिस साइड इज योर VR बेटा. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट स्टेप बेटा. tan phi VI इंटू XL I इंटू XC I इंटू R, ये I आपका कैंसल आउट हो जाएगा. tan phi इट इज XL माइनस XC अपॉन R बेटा. और अगर मैं बात करूं फाई की, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R बेटे. इस तरीके से आप अपना फेज एंगल निकाल सकते हो. यहां बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बेटे सामने आती है कि अगर आपका XL बड़ा है, ये देखिए ये XL था आपका, XL अगर आपका बड़ा है तो tan phi इट विल बी पॉजिटिव. पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि वोल्टेज करंट से आगे चल रहा है, जो ये ग्राफ डिपिक्ट कर ही रहा था. अगर आपका जो सर्किट है वो बेटे इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है, इंडक्टेंस की वैल्यू का ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है अगर, देन आपका tan phi पॉजिटिव होगा, phi भी पॉजिटिव होगा. phi पॉजिटिव होने का मतलब है कि रिजल्टेंट ईएमएफ या वोल्टेज जो है वो करंट से आगे चल रही है, करंट पीछे चल रहा है, इतना एंगल, इतना. एंड अगर आप बात करो कि XC बड़ा हो गया, ये फैक्टर इससे बड़ा हो जाए अगर, तो आपका फाई नेगेटिव आ जाएगा, tan phi भी नेगेटिव आ जाएगा. इसका मतलब होगा कि आपका करंट जो है वो आगे चला गया है, वोल्टेज पीछे रह गया है. और अगर बेटे प्योरली रेजिस्टिव आ जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो फाई 0 हो जाएगा. हमारा सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा. तो ये जो 3 कंडीशंस हैं इनका ध्यान रखना है. इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट कब होगा, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड कब होगा, प्योरली रेजिस्टिव कब होगा बेटा. So thank you all beta. So we will begin with this concept ahead with the discussion tomorrow onwards.